नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को एक तरह से हिम्मत दी, एक आवाज़ जिसने सच में लाखों को जगाया। तो आज उनकी कहानी, उनके विचार और उनकी जो विरासत है उसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो नागरिक अधिकारों की जो पूरी लड़ाई है ना, उसका एक पूरा युग है। हम उनके शुरुआती असर, उनकी अहिंसा की सोच जो गांधी से प्रेरित थी, और कैसे वे एक, अब सोचिए, युवा पादरी से इतने बड़े लीडर बने, इस सब पर बात करेंगे। हाँ, और सिर्फ जीते ही नहीं, उनके सामने जो चुनौतियां आईं, जैसे ये FBI वाली निगरानी, और फिर वियतनाम युद्ध पर उनका जो स्टैंड था, और फिर जाहिर है उनकी दुखद हत्या, और उससे जुड़े जो सवाल हैं आज भी, इन सब पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो उनकी शुरुआत होती है एटलांटा, जॉर्जिया से। एक काफी धार्मिक परिवार था। पिता पादरी थे एबेनीज़र बैप्टिस्ट चर्च में। तो माहौल ऐसा था जहां चर्च सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि समुदाय का एक सेंटर पॉइंट था। लेकिन ये वो अमेरिका था जहां जिम क्रो कानून चलते थे, मतलब हर जगह नस्लीय भेदभाव, बसों में अलग बैठो, स्कूलों में, दुकानों में। बचपन से ही किंग ने ये सब देखा और महसूस किया होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये अनुभव उनके अंदर बहुत गहरे उतरे होंगे, आई थिंक। उन्होंने देखा कि कैसे उनके माता पिता को रोजमर्रा की जिंदगी में अपमान सहना पड़ता था। तो ये जो अन्याय की चुभन थी ना, उसी ने शायद उन्हें अंदर से तैयार किया इस लड़ाई के लिए। फिर कॉलेज में उन्हें बेंजामिन मेज जैसे मेंटर्स मिले, जिन्होंने ये सिखाया कि धर्म का मतलब समाज की दिक्कतों से जुड़ना भी है, सिर्फ स्वर्ग की बातें करना नहीं। और फिर उनकी पढ़ाई आगे बढ़ी थियोलॉजी में। यहीं पर वो कुछ अहम विचारों के संपर्क में आया, आपने बताया, जैसे सोशल गॉस्पेल और राइनहोल्ड नेबर के विचार। इनका क्या असर पड़ा उन पर? देखिए, सोशल गॉस्पेल ने तो उन्हें सिखाया कि भाई ईसाई धर्म की ये जिम्मेदारी है कि वो गरीबी, अन्याय जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे लड़े। न्यूबर थोड़े अलग थे, ज्यादा यथार्थवादी थे, रियलिस्टिक। उन्होंने किंग को समझाया कि देखो, बुराई कितनी संगठित और पावरफुल हो सकती है, और बदलाव के लिए सिर्फ नैतिक अपील शायद काफी ना हो। कभी कभी आपको प्रेशर, दबाव भी बनाना पड़ता है। हालांकि ये जरूर है कि किंग हमेशा अहिंसा पर ही कायम रहे। और सबसे बड़ा प्रभाव शायद, जैसा आपने कहा, महात्मा गांधी का पड़ा। ये सत्याग्रह का विचार उन्हें कैसे क्लिक किया? हाँ, गांधी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बने। गांधी के सत्याग्रह में उन्हें वो तरीका दिखा जिससे वो अपने जो ईसाई मूल्य थे, खासकर अगापे यानी बिना शर्त वाला प्यार, उसको सामाजिक बदलाव की लड़ाई से प्रैक्टिकली जोड़ सकते थे। तो ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये जीने का तरीका बन गया उनके लिए। बिना हिंसा के सच्चाई और प्यार की ताकत से लड़ना। अच्छा, और इसी दौरान उनकी मुलाकात कुरेटा स्कॉट से भी हुई थी। वो भी एक्टिविस्ट थी। बिल्कुल। कुरेटा स्कॉट खुद भी सामाजिक न्याय के लिए उतनी ही समर्पित थी। 1953 में उनकी शादी हुई और वो किंग के संघर्ष में बहुत मजबूत साथी बनी। सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि एक सलाहकार, एक पार्टनर की तरह। तो पढ़ाई वगैरह पूरी करके 1954 में वो मॉन्टगोमरी, अलाबामा के डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च में पादरी बने। शायद सोचा होगा कि चलो अब एक शांत जीवन बिताएंगे, पादरी का काम करेंगे। हाँ, शायद, कौन जानता था। लेकिन देखिए, इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। 1 दिसंबर 1955, रोजा पार्क्स वाली घटना। उन्होंने बस में अपनी सीट देने से इनकार कर दिया, और उनकी गिरफ्तारी ने जैसे पूरे अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय को झकझोर कर रख दिया। और यहीं से मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट शुरू हुआ, और सिर्फ 26 साल के डॉक्टर किंग को इसका लीडर चुन लिया गया। ये कैसे हुआ? वो तो शहर में काफी नए थे उस वक्त। शायद इसीलिए। वो किसी पुराने गुट से नहीं जुड़े थे, पढ़े लिखे थे। उनकी स्पीच देने की कला तो कमाल की थी ही। मॉन्टगोमरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन बनी और किंग उसके प्रेसिडेंट चुने गए। और फिर शुरू हुआ वो 388 दिनों का ऐतिहासिक बॉयकॉट। 381 दिन? ये सोचना भी मुश्किल है आज। लोग कैसे मैनेज करते थे रोजमर्रा की जिंदगी? आसान तो बिल्कुल नहीं था। लोगों ने मीलों पैदल चल के काम पर जाना गवारा किया। कारपूल के पूरे नेटवर्क बनाए गए। एक पूरा का पूरा वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया गया। किंग लगातार लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि न्याय और डिग्निटी की लड़ाई का रूप दिया। और इस दौरान उन पर पर्सनल हमले भी हुए।
आपने बताया था उनके घर पर बम भी फेंका गया था। हाँ, जनवरी 1956 में उनकी पत्नी कुरेटा और उनकी नवजात बेटी घर पर ही थीं। वो तो बाल बाल बची। बाहर एकदम गुस्साई भीड़ जमा हो गई, बदला लेने को तैयार। लेकिन किंग ने उस मुश्किल घड़ी में भी शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है। ये उनके अहिंसक सिद्धांत की, आप कह सकती हैं, एक तरह से अग्नि परीक्षा थी। और अंत में जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बसों में अलगाव को असंवैधानिक, गैर कानूनी ठहरा दिया। ये किंग और अहिंसक आंदोलन की पहली बड़ी राष्ट्रीय जीत थी। बिल्कुल, इसने किंग को एक नेशनल फिगर बना दिया और अहिंसा की ताकत को साबित किया। इसी जीत के बाद 1957 में सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस यानी SCLC की नींव पड़ी, जो दक्षिण में नागरिक अधिकारों के संघर्ष को संगठित करने वाला एक बड़ा मंच बना, और किंग उसके पहले अध्यक्ष बने। उनकी जो अहिंसा की फिलॉसफी थी, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये सिर्फ मारपीट ना करना ही था या इससे कहीं ज्यादा गहरा था? नहीं, ये बहुत गहरा था। इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे। पहला कि ये कायरता नहीं, ये साहस का रास्ता है। दूसरा, मकसद दुश्मन को हराना या नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतना है, दोस्ती और समझ पैदा करना है। तीसरा, हमला जो है वो अन्यायपूर्ण सिस्टम पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं। चौथा, बिना बदला लिए कष्ट सहने को तैयार रहना, क्योंकि उनका मानना था कि बिना वजह झेली गई पीड़ा में बदलाव लाने की एक अलग ही ताकत होती है। पांचवां, सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मन की हिंसा यानी नफरत से भी बचना। और छठा, ये विश्वास कि अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होगी, यूनिवर्स न्याय के पक्ष में है। सुनने में काफी आदर्शवादी लगता है, पर उन्होंने इसे जमीन पर उतारा। जैसे 1960s के दशक में ये सिट इन आंदोलन शुरू हुए थे। हाँ, ग्रीन्सबरो में कॉलेज छात्रों ने शुरू किया। सिर्फ श्वेतों के लिए वाले लंच काउंटर पर बैठने से इनकार कर दिया और ये चिंगारी फिर पूरे दक्षिण में फैल गई। किंग ने इसका पूरा समर्थन किया और खुद एटलांटा में एक सिट इन में शामिल हुए, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने किंग की रिहाई में मदद की, जिसका असर फिर चुनाव पर भी पड़ा, ऐसा माना जाता है। अच्छा, और फिर आया 1963 का बर्मिंघम अभियान। इसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि बर्मिंघम उस समय अमेरिका के सबसे ज्यादा नस्लभेदी शहरों में से एक माना जाता था। वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे, यूजीन बुल कॉनर, वो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। तो SCLC ने वहां सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन करने का फैसला किया। प्रदर्शन, सिट इन, दुकानों का बहिष्कार। लेकिन सुना है शुरुआत आसान नहीं थी। किंग को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल से ही उन्होंने वो मशहूर लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल लिखा था। हाँ, कुछ श्वेत पादरियों ने उनकी आलोचना की थी कि आप बाहर से आकर यहाँ अशांति फैला रहे हैं। तो उसके जवाब में लिखा गया वो पत्र आज भी सिविल राइट्स मूवमेंट का एक माइलस्टोन दस्तावेज है। उसमें किंग ने सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस का बचाव किया, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण कानूनों का फर्क समझाया और उन सफेद उदारवादियों की कड़ी आलोचना की जो शांति तो चाहते थे पर न्याय के लिए कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि असली शांति तनाव की गैरमौजूदगी नहीं है, बल्कि न्याय की मौजूदगी है। ये बड़ा पावरफुल पॉइंट था। अभियान में तेजी कैसे आई? मैंने पढ़ा है कि स्कूली बच्चों ने मोर्चा संभाला था। ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक काफी कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत असरदार स्ट्रैटेजी थी। हजारों बच्चे स्कूल छोड़कर सड़कों पर उतर आए प्रदर्शन करने, और फिर बुल कॉनर ने उन पर पानी की तेज धारें चलवाईं, पुलिस के कुत्ते छोड़ दिए। ओह, ये तस्वीरें तो बहुत भयानक रही होंगी, दुनिया भर में गई होंगी। हाँ, और उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। सोचिए, निहत्थे बच्चों पर ऐसी क्रूरता। इसने अमेरिका के नस्लवाद का जो घिनौना चेहरा था वो पूरी दुनिया के सामने ला दिया। दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि बर्मिंघम के नेताओं को झुकना पड़ा और प्रदर्शनकारियों की कई मांगें माननी पड़ी। और इसी बर्मिंघम की सफलता ने फिर मार्च ऑन वॉशिंगटन का रास्ता तैयार किया। बिल्कुल, 28 अगस्त 1963 को 2.5 लाख से ज्यादा लोग, श्वेत और अश्वेत दोनों, वॉशिंगटन DC में जमा हुए। लिंकन मेमोरियल पर किंग ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, ये तो शायद दुनिया के सबसे मशहूर भाषणों में से एक है। वो लाइन, मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे जहां उन्हें उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के गुणों से परखा जाएगा, कितनी पावरफुल है। हाँ, उन पंक्तियों ने तो सच में इतिहास रच दिया। उस भाषण में उन्होंने बाइबल, अमेरिकी संविधान और देशभक्ति के जो प्रतीक हैं
उनका इस्तेमाल करते हुए नस्लीय समानता का एक बहुत ही शक्तिशाली सपना पेश किया। इस मार्च और भाषण ने देश की अंतरात्मा पर गहरा असर डाला और अगले साल 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास होने में एक अहम भूमिका निभाई, जिसने कानूनी तौर पर भेदभाव को खत्म कर दिया। और 1964 में ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला। इतनी कम उम्र में, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, सिर्फ 35 साल की उम्र में। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थी उनके काम को। लेकिन इसके बाद आप देखेंगी चुनौतियां और भी ज्यादा जटिल हो गईं। अब लड़ाई सिर्फ दक्षिण के कानूनी अलगाव, जिसे डी जूर सेग्रीगेशन कहते हैं, उसकी नहीं थी, बल्कि उत्तर के शहरों में जो असली सामाजिक और आर्थिक भेदभाव था, डी फैक्टो सेग्रीगेशन, यानी खराब घर, खराब स्कूल, पुलिस की ज्यादती, नौकरियों में कमी, उसकी तरफ मुड़ने लगी। 1965 में सेल्मा मार्च हुए वोटिंग अधिकारों के लिए। वहां भी काफी हिंसा हुई थी, वो ब्लडी संडे वाली घटना। हाँ, 7 मार्च 1965 को एडमंड पेटिस ब्रिज पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर राज्य पुलिस ने बहुत बेरहमी से हमला किया। टीवी पर वो तस्वीरें फिर से दिखाई गईं और उन्होंने फिर से पूरे देश को झकझोर दिया। इसी के दबाव में राष्ट्रपति जॉनसन को वोटिंग राइट्स एक्ट लाना पड़ा, जो उसी साल अगस्त में पास हुआ। ये एक और बहुत बड़ी कानूनी जीत थी। लेकिन अजीब बात है कि जीत के तुरंत बाद ही शहरों में दंगे भड़कने लगे, जैसे लॉस एंजल्स के वाट्स इलाके में। ये किंग की अहिंसा की फिलॉसफी के लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी चुनौती थी। इन दंगों ने अश्वेत समुदाय के भीतर जो बढ़ता हुआ गुस्सा और हताशा थी, उसे दिखाया, खासकर युवाओं में, जो धीमी प्रगति से बहुत निराश थे। किंग ये समझने लगे थे कि सिर्फ कानूनी बराबरी काफी नहीं है, आर्थिक न्याय के बिना नस्लीय न्याय अधूरा है। अच्छा, तो यहीं से उनके फोकस में एक बड़ा बदलाव आया, पुअर पीपल्स कैंपेन की तरफ। बिल्कुल, अपने आखिरी सालों में उनका जोर आर्थिक न्याय पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो गरीबी को नस्लवाद का ही एक रूप मानने लगे थे। पुअर पीपल्स कैंपेन का मकसद ही यही था कि सभी नस्लों के गरीबों को एकजुट करके सरकार से ठोस आर्थिक सुधारों की मांग की जाए, जैसे सबको रोजगार मिले, एक गारंटीड आमदनी हो, सस्ते घर हों। वो अमेरिकी पूंजीवाद के भी मुखर आलोचक बन गए थे। वो ट्रिपल ईवल्स की बात करते थे। हाँ, वो ये कहने लगे थे कि नस्लवाद, गरीबी और सैन्यवाद, मिलिट्रिज्म, ये तीनों बुराइयां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनका मानना था कि जब तक इन तीनों से एक साथ नहीं लड़ा जाएगा, तब तक सच्चा न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रैडिकल पुनर्वितरण, यानी आमूल-चूल बंटवारे तक की बात की। और इसी सोच के तहत फिर उन्होंने वियतनाम वॉर का विरोध किया। 4 अप्रैल 1967 का उनका वो भाषण बियॉन्ड वियतनाम काफी कंट्रोवर्शियल रहा था उस समय। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल। उन्होंने युद्ध को सीधे सीधे नैतिक रूप से गलत बताया, कहा कि ये अमेरिका की आत्मा को जहर दे रहा है, गरीबी से लड़ने के जो जरूरी संसाधन हैं वो छीन रहा है और गरीब युवाओं को, खासकर अश्वेत युवाओं को, मरने के लिए भेज रहा है। इस भाषण के बाद तो राष्ट्रपति जॉनसन, उनके कई पुराने सहयोगी, मीडिया, सब उनके खिलाफ हो गए। उन पर आरोप लगा कि वो आंदोलन को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किंग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कायम रहे। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सब करते हुए उन पर सरकार की, खासकर FBI की बहुत कड़ी नजर थी। वो उनके पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, और ये सिर्फ नजर रखना नहीं था। जे एडगर हूवर के नेतृत्व में FBI का एक पूरा प्रोग्राम था, कोएंटल प्रो, जिसका एक घोषित लक्ष्य था किंग को बेनकाब करना, बाधित करना, बदनाम करना या बेअसर करना, एक्सपोज, डिसरप्ट, मिसडायरेक्ट, डिस्क्रेडिट और अदरवाइज न्यूट्रलाइज। हूवर उन्हें अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे, शायद कम्युनिस्ट प्रभाव की वजह से भी। मतलब किस तरह की कार्रवाई करते थे वो लोग? क्या क्या किया FBI ने? शुरुआत तो कथित कम्युनिस्ट प्रभाव के शक से हुई, जैसे उनके करीबी सलाहकार थे स्टैनली लेविसन, उनके कनेक्शन को लेके। अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट F कैनेडी ने वायर टैपिंग की अनुमति भी दी थी, लेकिन जल्द ही मकसद सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि उन्हें बदनाम करना बन गया। उनके निजी जीवन में ताक-झांक की गई, होटलों में खुफिया माइक लगाए गए, उनके कथित प्रेम संबंधों की कहानियां फैलाई गईं, उन्हें एक पाखंडी साबित करने की हर मुमकिन कोशिश हुई। वो कुख्यात सुसाइड लेटर भी इसी दौरान भेजा गया था ना, जिसमें उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। हाँ, 1964 में नोबेल पुरस्कार मिलने से ठीक पहले एक गुमनाम पत्र भेजा गया, साथ में कथित तौर पर उनके निजी पलों की ऑडियो टेप। उस पत्र में उन्हें सीधे सीधे आत्महत्या करने के लिए कहा गया था।
ये दिखाता है कि एफबीआई किस हद तक उन्हें तबाह करना चाहती थी। ये सत्ता का एक भयानक दुरुपयोग था, इसमें कोई शक नहीं। इन सब दबावों के बीच 1968 में वो मेम्फिस गए, वहां के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने। हाँ, ये उनके आर्थिक न्याय पर जो नया फोकस था उसी का प्रतीक था। हालात वहाँ काफी तनावपूर्ण थे। 3 अप्रैल 1968 को उन्होंने अपना वो आखिरी भाषण दिया, I've been to the mountain top। उसमें एक अजीब सी भविष्यवाणी जैसा टोन था, जैसे उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया हो, लेकिन साथ ही न्याय की जीत का अटूट विश्वास भी था। हाँ, वो लाइनें बहुत मार्मिक हैं। मैंने वादा किए गए देश को देखा है। हो सकता है मैं आपके साथ वहां ना पहुंच पाऊं, लेकिन मैं आज रात खुश हूं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मैं किसी आदमी से नहीं डरता। मेरी आंखों ने प्रभु के आगमन की महिमा देखी है। बिल्कुल। और अगले ही दिन 4 अप्रैल 1968 की शाम को लॉरेन मोटेल की बैल्कनी पर खड़े हुए उन्हें गोली मार दी गई। वो सिर्फ 39 साल के थे। हत्या के आरोप में जेम्स अर्ल रे को पकड़ा गया, जो जेल से भागा हुआ एक अपराधी था। उसने पहले जुर्म कबूला, फिर बाद में मुकर गया और कहता रहा कि वो निर्दोष है। लेकिन किंग का परिवार और कई दूसरे लोग आज भी मानते हैं कि ये एक बड़ी साजिश थी। हाँ, ये थ्योरी बहुत मजबूत है। रे एक छोटा मोटा अपराधी था और कई लोगों को ये यकीन करना मुश्किल था कि उसने अकेले ही इतनी बड़ी हस्ती की हत्या की प्लानिंग की और उसे अंजाम दिया। किंग परिवार ने हमेशा माना है कि इसमें सरकारी एजेंसियां, शायद एफबीआई या सीआईए या माफिया शामिल हो सकते हैं। उन्होंने 1999 में एक सिविल केस भी जीता, जिसमें जूरी ने पाया कि हत्या एक साजिश थी। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग की बाद की जांच में इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। बीच में लॉयड जावर्स नाम के एक व्यक्ति ने भी दावे किए थे, पर वो भी साबित नहीं हो पाए। तो मतलब ये सवाल आज भी पूरी तरह से हल नहीं हुए हैं। बिल्कुल। हत्या के बाद देश भर में दंगे भड़के। रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इंडियानापोलिस में शांति की जो अपील की थी, वो काफी प्रभावी रही थी वहां दंगे रोकने में। लेकिन किंग की मौत ने आंदोलन और पूरे देश पर एक बहुत गहरा सदमा छोड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। आज अगर हम उनकी विरासत, उनकी लेगेसी को देखें तो उसे कैसे समझना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो वो एक राष्ट्रीय हीरो हैं, मार्टिन लूथर किंग डे मनाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो रैडिकल विचार थे, खासकर बाद के सालों के, उनको अक्सर भुला दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, यही उनकी विरासत की जटिलता है। उन्होंने कानूनी तौर पर नस्ल भेद खत्म कराने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। सिविल राइट्स एक्ट और वोटिंग राइट्स एक्ट उन्हीं के आंदोलन की सबसे बड़ी देन है। उनका नैतिक नेतृत्व और अहिंसक प्रतिरोध का तरीका आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरणा देता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि उन्हें अक्सर सिर्फ आई हैव अ ड्रीम वाले एक नरम, सर्वस्वीकार्य नेता के रूप में याद किया जाता है। जबकि उनके बाद के विचार आर्थिक अन्याय पर, पूंजीवाद की आलोचना, युद्ध का विरोध, वो कहीं ज्यादा रेडिकल थे, ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। खाई, ये मुद्दे आज भी अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में उतनी ही ज्वलंत है। उनका वो ट्रिपल एविल, नस्लवाद, गरीबी और सैन्यवाद का जो विश्लेषण था, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो हम कह सकते हैं कि उनका सपना अभी भी अधूरा है। हाँ, बिल्कुल। और उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई एक लंबी और कठिन लड़ाई होती है। इसके लिए नैतिक साहस चाहिए, स्ट्रेटेजिक सोच चाहिए और लगातार प्रतिबद्धता, कमिटमेंट चाहिए। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि वो जो प्रिय समुदाय, बिलवड कम्युनिटी बनाने का काम था, वो कभी खत्म नहीं होता, वो जारी रहता है। बिल्कुल सही कहा। उनकी कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक रोशनी की तरह है, एक प्रेरणा है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktittva, The Epic Tales. धन्यवाद।